हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ा, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। आज हम इसके सेकंड पार्ट में कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। वैसे थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा आप लोगों के लिए लगातार वीडियोज़ के द्वारा स्टडी करना, लेकिन बेटा कोविड-19 की वजह से हम सभी लोग इस परिस्थिति में हैं, एक मजबूरी है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है ऑनलाइन या वीडियोज़ के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ना पड़ रहा है। हालांकि जो लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, उसके अंदर जो एक स्टडी होती है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। आप इंजॉय करते हैं, डिफरेंट टाइप हम एक्टिविटीज़ करते हैं, बीच में थोड़ा रिलैक्स करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पा रही हैं। एक तरह से वन वे रहता है। तो इसलिए मैंने भी अब एक डिसाइड किया है कि जो वीडियोज़ हों बहुत लंबे ना हों, लगभग आधे घंटे के आसपास के हम वीडियो रखा करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो इन वीडियोज़ के अंदर। और पर्टिकुलरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि जो डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो ज्योमेट्री बड़ी कॉम्प्लेक्स है और ये पेरिफेरी की तरफ जो है प्रोजेक्टिंग रहती है, यानी कि बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। इसकी वजह से ये केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलते हैं। जब हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं, पी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, बहुत नॉर्मल सा एक रेगुलर सा पैटर्न था। एक सिंपल सी बात हम पढ़ते थे कि एटॉमिक साइज में लगातार इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत सिंपल सा पैटर्न चलता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलरिटीज़ नहीं है, इरेगुलर बिहेवियर आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है समझना। तो बेस्ट ये है कि बेटा जब आप इस वीडियो के गो थ्रू हो रहे हों तो आप अपनी बुक्स को साथ लेकर के बैठें, एनसीईआरटी की जो बुक है उसको साथ में लेकर के बैठे। देखिए मैंने भी बुक ले रखी ताकि मैं डाटाज के द्वारा आपको इसको बता सकूं। अब इस बुक के अंदर यहाँ पर टेबल्स दी हुई हैं, उन टेबल्स के अंदर डेटाज हैं। अगर आप इन डेटाज की सहायता से, ग्राफ की सहायता से इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि ये टेबल है, यहाँ पर सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसके अंदर दिया गया, तो आप इस डेटा को फॉलो करोगे तो समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए, जैसे कि अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बात करें। अगर आप इसको एज इट इज़ थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक पूरा एक पैराग्राफ सा लगता है, बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। तो एक तो हम इसको क्वेश्चंस की तरीके से करते हैं, क्वेश्चन बना बना करके फिर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और दूसरा डेटाज की हेल्प लेंगे ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और रीज़न खोजने की कोशिश करें। बस हमें कारण ढूंढने हैं, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि भाई जनरल ट्रेंड डिस्कस करिए, आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड है। वो जो एक्सेप्शनल पॉइंट होते हैं, उन एक्सेप्शनल पॉइंट्स को उठाया जाता है एग्जाम के अंदर। तो उन एक्सेप्शंस का रीज़न क्या है, हमें उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है पर्टिकुलरली। सो आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वो क्या है, एनर्जी दैट इज वो एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो हम आइसोलेटेड गैसियस एटम को प्रोवाइड करते ताकि उसका जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में, वो वहाँ से रिमूव हो सके और वो गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो सके। तो चलिए देखते ट्रेंड क्या है यहाँ पे। अब क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट हैं, और जनरल ट्रेंड क्या है कि जब लेफ़्ट से आप राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जब ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ़्ट साइड में है यानी एस ब्लॉक है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और पी ब्लॉक जो बिल्कुल राइट में है उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बीच में कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगी, बीच की होगी। सो पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनकी एनर्जी मोर देन एस ब्लॉक है, लेकिन पी ब्लॉक से कम है, लेस देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पहला पॉइंट हम आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, अब हम सीरीज में जब चलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज में चलते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एब्रीवेशन यूज करे हैं। टी फॉर ट्रांजिशन है, एल लेफ्ट, आर राइट, ई इलेक्ट्रॉनिक, सी कॉन्फ़िगरेशन। तो जहाँ पर भी आप इसको प्लीज़ उसकी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। नाउ इंक्रीजेज अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अभी जैसे बताया मैंने कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर। सो न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा और साइज रिड्यूस हो रहा है तो
आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, वो चीज़ यहाँ पर भी है। तो एक बहुत जनरल सा ट्रेंड है, बढ़ने का है। लेकिन साथ में यहाँ पर क्या ऐड हुआ है, बट इंक्रीज इज इरेगुलर। जो इंक्रीज है वो इरेगुलर है। इसको समझते हैं इरेगुलर क्या है। मैंने अभी जो आपको टेबल बताया है 8.2 जो टेबल है, इसके अंदर देखिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है उसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, अगर हम उसको देखें तो मैं फटाफट बोल रहा हूँ। जो फर्स्ट सीरीज में एटम का नाम लिए बिना 631, फिर उसके बाद 656 हुआ, यानी बढ़ी यहाँ पे। उसके बाद घटनी शुरू हुई, 650 के 53 हो गई, 717 हो गया, फिर यहाँ पर 762 हुआ, 758, 736, 745, 906। कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है, मीन्स इरेगुलर है, रेगुलरली नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो ये नहीं क्यों बढ़ रही है, उसके विशेष कारण है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जो है इस चीज़ को डिटरमाइन करता है। तो उसमें से हम कुछ जो इम्पोर्टेंट वेरिएशंस उसको देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक, कैडमियम, मरकरी इज़ वेरी हाई। अब आप जिंक, कैडमियम और मरकरी की जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो देखें तो यहाँ पर केवल हमारे पास जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 906, और उससे पहले कॉपर जो उसकी है 745। तो काफ़ी बड़ा गैप है ये। तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर ये आयोनाइजेशन एनर्जी हाई क्यों है। हाई इसलिए है बेटा कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी का, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसका एस ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, और जो इसका पेनल्टीमेट सेल है n-1d जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी कम्प्लीटली फिल्ड हैं। मीन्स ये नहीं चाहता कि इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकले, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसके पास मौजूद है। ऐसे में इसका जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी हाई रहेगी। हम इसको IE1 भी लिख सकते हैं। आई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी काफ़ी हाई है। अब बात आते हैं अगला, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्रोमियम की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीज से ज़्यादा है, कॉपर की जिंक से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? इसका भी कारण क्या है कि क्रोमियम के पास देखिए कितने हैं टोटल नंबर। इसका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। 24 माइनस अगर मैं 1 कर दूँ, इसका मतलब अगर मुझे Cr पॉजिटिव बनाना है तो ये हो जाएगा 24 माइनस 1 23। अब 18 माइनस 18 कर दीजिए तो बचे कितने। इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5 है, तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हो गया 3d5। अब 3d5 हो गया तो इसका मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आ गया। अब ऐसे में ये नहीं चाहता कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से हमें निकालना है, इसको डिस्टर्ब करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है। मैग्नीज की ज़्यादा क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ पर करता हूँ Mn प्लस करता हूँ तो इसका हो जाएगा 3d6। 3d6 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो चुका है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब है। तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो मैं इसे चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और किसी तरह निकल जाए। अगर ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है तो ये भी 3d5 हो जाएगा। तो इसकी टेंडेंसी 3d5 बनाने की, अभी ये 3d6 में है, इसलिए इसकी एनर्जी तो क्या होगी, लो होगी, और इसकी एनर्जी हाई होगी। यही बात कॉपर और जिंक के बारे में है। जिंक में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये हो जाएगा 3d10 और 4s1 रहेगा। अब ये क्या चाहता है कि 4s1 का भी ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 3d बचे, पूरी फुल्ली फिल्ड हो जाए, आउटर मोस्ट सेल ही ख़त्म हो जाए, एक सेल की कमी हो जाए, बेटर हो जाएगा, इसके लिए स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करते हैं, सो अगर Cu पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो जाता है 3d10, 4s हो गया यहाँ पे 0। सो ऑलरेडी ये तो स्टेबल हो चुका है। तो अब ये नहीं चाहता कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले, इसलिए Cu पॉजिटिव बनने के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इसीलिए Cu की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, कॉपर का सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा होगी, जबकि जिंक में से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। सो ये एक जो वेरिएशन है, इरेगुलरिटी, वो हम समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है, उनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई है। क्यों हाई है? तो इसी प्रकार से मैग्नीज जो है उसकी भी हाई होती है।
Mn जो है इसकी भी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी हाई रहेगी, यानी Mn2 पॉजिटिव को Mn3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो अब इनके केसेस में भी क्या है, अगर इनका केस ले तो इनके केस में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया 3n-1 D10 सभी का, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब इनके पास आ गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो ज़्यादा हो गया, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता, स्टेबल है। यही बात Mn3 बनाने के लिए भी होगा। Mn2 पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाएगा 3d5। अब ये स्टेबल हो गया, अब ये नहीं चाहता कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके आसानी से, क्योंकि निकालने का मतलब इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने वाली है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो मैग्नीज की है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो ये एक जनरल ट्रेंड हो गया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जीज़ का, और ये आप यहाँ पर डेटाज के द्वारा देख सकते हैं। अगर आप क्रोमियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो ये है 1592 और मैग्नीज की है 1509, जबकि क्रोमियम की फ़र्स्ट थी 653 और मैग्नीज की 717 थी। मैग्नीज की फ़र्स्ट ज़्यादा थी, लेकिन जब सेकेंड आयोनाइजेशन की बात आई तो क्रोमियम की ज़्यादा हो गई। इसी तरह जब अगर थर्ड का देखेंगे तो थर्ड का भी कंपैरिजन करते, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की 2990 है, 2990, जबकि मैग्नीज की 3260 बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ज़्यादा हो गई है। यही बात हम जिंक के बारे में कर सकते हैं। फर्स्ट 906 है, सेकंड जो आयोनाइजेशन एनर्जी है देखो, जितनी कॉपर की तो है 1958, जबकि जिंक की कितनी है 1750। कॉपर की फर्स्ट थी 745 और जिंक की थी 960, तो यहाँ जिंक की ज़्यादा थी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर की हो गई 1958, जबकि जिंक की घट करके हो गई 1734 हो गई, 1734 तो घट गई। कारण हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया क्यों घट गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर इसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। लेकिन अगर थर्ड देखें तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो जिंक की है वो हो जाती है 3829, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है यहाँ पे, क्योंकि 3d10 आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है यहाँ पे। तो ये था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इसको हमने स्टडी किया। नेक्स्ट हम लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। सो बच्चों, हम एक दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं कुछ एक डेटाज हैं जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं, उनके सहायता से हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये कॉन्सेप्ट ज़रूर आपको ध्यान में होना चाहिए ताकि आप इसको अच्छे समझ सकें। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल उसी कैपेसिटी को शो करता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है रिड्यूस होने की उसकी कितनी क्षमता है, और अगर ऑक्सीडेशन कह रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होने की कितनी उसके अंदर क्षमता, यानी इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है या इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। सो आपने देखते हैं कि जो मेटल्स हैं अधिकतर उनके केसेस में नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा, बल्कि वो उस स्टेट में रहना चाह रहा है, आयनिक स्टेट में बनाना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो कर रहा है, मीन्स इट इज़ एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मीन खुद रिड्यूस नहीं होना चाह रहा, वो नेगेटिव में रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं बल्कि देने की है। इसका मतलब यह इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। चलिए समझते हैं पहले इसको। अगर हम बात करते हैं सॉलिड कंपाउंड की बात करते हैं तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितना। अगर हम सॉलिड कंपाउंड बना रहे हैं तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है
वो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है। तो पहले हम इसके लिए लेते हैं निकिल और प्लेटिनम के बारे में थोड़ा सा करते हैं स्टडी। अगर हम निकिल के कंपाउंड और प्लेटिनम का कंपाउंड लेते हैं, अगर हम इसका निकिल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हैं, +2 ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि IE1 प्लस IE2 फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पर IE1 2 IE4 4 आयोनाइजेशन एनर्जी का सम देखते हैं। तो यहाँ पर जो निकिल है, यहाँ पर इसका आयोनाइजेशन फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसका सम है 2.49 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल, जबकि प्लेटिनम के केस में यह है 2.66 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का सम लेते हैं तो निकिल के केस में ये कम है और प्लेटिनम के केस में ये ज़्यादा है। इट सिंपली मीन्स दैट निकिल का जो कंपाउंड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा, प्लेटिनम का लेस स्टेबल होगा। मीन्स अगर मान लीजिए कि हम निकिल सल्फेट बनाते हैं, NiSO4 बनाते हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय कि प्लेटिनम के। या निकिल क्लोराइड ले लीजिए कि NiCl2 जो है अगर हम लेते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय कि PtCl2 के, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लेस है, यानी कि इसको +2 स्टेट में आसानी से ले जाया जा सकता है बजाय कि इसके। अब अगर हम +4 का देखते हैं, 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी का सम देखते हैं, तो ये प्लेटिनम के केस में तो है 9.36 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल, जबकि निकिल के केस में हो जाता है 11.29 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल। तो देखिए यहाँ पर जो सम ऑफ 4 आयोनाइजेशन एनर्जी है वो निकिल में बहुत ज़्यादा हो गया है, प्लेटिनम में कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। इसका मतलब Pt4 compounds are stable than Ni4 compounds। और यहाँ पर क्या मतलब हुआ, जो यहाँ पहली स्टेट है यहाँ से देखिए तो यहाँ पर आता है कि Ni2 is stable than Pt2। मीन्स सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट का लें तो निकिल स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, और फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में लें तो वहाँ पर प्लेटिनम ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। ये तो तब है जब एनहाइड्रस कंडीशन है। लेकिन अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि आयंस में डिसोशिएट हो जाता है तो जो स्टेबिलिटी है उस आयन की जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयन में रूप में डिसोशिएट हो जाएगा कंपाउंड, और वो आयन कितना स्टेबल होगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन नंबर 1 आयोनाइजेशन एनर्जी, बल्कि पहला हम लिखते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा SUB के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सब्लिमेशन एनर्जी। सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल IH के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं, तीनों का जो सम है वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए किसी भी आयन का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब ये क्या है इनको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि ये मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो सब्लिमेशन का क्या होता है, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स। सो जब आप इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन देंगे तो ये चेंज हो जाएगा किस में, M गैसियस में।
इट विल चेंज इनटू गैसियस स्टेट। अब आप इसको जब आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो ये चेंज हो जाएगा Mn पॉजिटिव गैस जिस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें से n इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं आयोनेशन एनर्जी देने के बाद में। अब अगर आप इसको, ये n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मैंने n लिखा है ताकि कोई भी दिखा सकता है, अदरवाइज सेवल आप पॉजिटिव भी दिखा सकते थे। अब अगर ये जो आयन है एक्व स्टेट में है तो ये जो वाटर है मॉलिक्यूल, क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल है तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बन जाएगा यहाँ पे। सो आयन डाइपोल जो इंटरेक्शन यहाँ पर होगा उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि जो ये आयन बना है कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड है उसके बीच में इंटरेक्शन होगा और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn पॉजिटिव एक्वस। अब ये तीनों जो एनर्जी का सम है वो डिसाइड करेगा कि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा। तो इनका जो सम है उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मान लीजिए कि डेल्टा TH, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द 3 एनर्जीज। यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, तो तीनों एनर्जी का जो सम है उसको मैं कहता हूँ डेल्टा TH। इज दैट क्लियर? सो हम क्या देखते हैं कि जो डेल्टा TH है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये जितनी ज़्यादा स्मॉल डेल्टा TH की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्मॉल आती है उतना ही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डेल्टा TH के बाद यानी टोटल जो एनर्जी आई है तीनों एनर्जी का सम है। स्मॉलर इज वैल्यू ऑफ डेल्टा TH more negative is the स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो उतना ही ज़्यादा मिलेगा हमें नेगेटिव साइड में। तो यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे हैं मैंने अलग अलग उसके लिए, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। मीन्स क्या है कि इनका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है बजाय कि रिड्यूस होने की, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं बल्कि देने की टेंडेंसी शो करते हैं ये। अब हम देखते हैं ट्रेंड क्या है इनका। तो यहाँ तक हमने समझा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। अब इसके ट्रेंड को हम यहाँ पर जो हमने डेटा लिया हुआ है इस डेटा की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लेते हैं ट्रेंड ऑफ M2 पॉजिटिव M। इसका ट्रेंड क्या है, यहाँ से देखिए क्या है, -1.63 लेस नेगेटिव, फिर यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, फिर लेस नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव हो गया। सो क्या होता जा रहा है, बिकम्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, लेस नेगेटिव होता चला जा रहा है। इसका मतलब इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? सो पहले हम इसको स्टडी करते हैं। तो एक तो ये ट्रेंड दिखाई दिया, इसका मतलब ये है कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज आयरन में भी नेगेटिव है। इससे शो होता है कि जो +2 है वो एक कॉमन ऑक्सीडेशन, +2 इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स अधिकतर केसेस में ये नेगेटिव है। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म आयन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला जो हमने कंक्लूजन निकाला यहाँ से वो ये चीज़ निकाल लिया कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आसानी से ये बना सकता है। अब यहाँ पर देखिए कॉपर जो है, यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव है। फिर भी हम जानते हैं कि नॉर्मली जो है वो कॉपर के Cu2 पॉजिटिव आयन बनता है। मीन्स इसके हिसाब से ये बनता है और जबकि ये पॉजिटिव में है। तो ऐसा क्यों है?
और जो ये वेरिएशंस हैं वो ये वेरिएशंस ऐसे, जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो ऐसे क्यों हैं वेरिएशंस। चलिए इनको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। ये जो सारे डिफरेंसेस हैं ये इनके या तो किसी में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, किसी में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, उनकी वजह से ये वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। अभी हमने लिया कि Mn2 पॉजिटिव जब बनता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाता है, 3d5 हो जाता है। इसके केस में 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल देता है तो 3d4 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऑर्डर चल रहा है वो तो ठीक है, सामान्य है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैग्नीज में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि -0.9 से कम आना चाहिए वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू ज़्यादा आई। ज़्यादा क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको स्टेबल मिल गया है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लो है, जबकि इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया था। आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो गई इसकी, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो पाया। यहाँ पर इसके केस में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर स्टेबल मिल रहा है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर लो है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। उसके बाद फिर एक जनरल ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम देखते हैं ओके है, नॉर्मल है ये। लेकिन यहाँ पर फिर देखिए -0.28 और यहाँ पर -0.25, तो इतना नहीं होना चाहिए। जिस पर जो ट्रेंड को देखे तो ये और कम होना चाहिए था वैल्यू, इट शुड बी मोर लेस नेगेटिव, लेकिन ये मोर नेगेटिव है। तो एक्सपेक्टेड जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आ रही है। व्हाई दिस इज़ सो, इसका कारण ये है कि पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। अगर मैं लेता हूँ Ni2 पॉजिटिव तो ये हो जाता है 3d8 हो जाता है, मीन स्टेबिलिटी वाली तो कोई बात यहाँ पर है नहीं। लेकिन इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है डेल्टा हाइड्रेशन H, ये काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2121 किलो जूल पर मोल है। दैट इज़ क्वाइट लार्ज, काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस हाई हाइड्रेशन एनर्जी somehow compensates the हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। जो इसकी जो एनर्जी है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, उनको कंपनसेट कर रहा है। इस वजह से इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जितना होना चाहिए, अगर कोबाल्ट की हाइड्रेशन एंथैल्पी देखेंगे तो इसकी कंपैरिजन में काफ़ी कम है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो इस वजह से इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मोर देन एक्सपेक्टेड नेगेटिव आता है। तो ये यहाँ पर रीज़न होगा। इसका मतलब Ni2 पॉजिटिव इज क्वाइट स्टेबल, इसके बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर ये Cu पॉजिटिव बनाता तो ये हो जाता 3d10, तो क्यों ना ये बनाए, दैट इज़ गुड, ये बनता है और नेचुरली होता भी है, ये बनता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर नेगेटिव रहता है जब ये Cu2 पॉजिटिव बनाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये Cu2 पॉजिटिव बनाए, जबकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि एसिड के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकता, तो ये केवल ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड है उनके साथ ही रिएक्शन करता है, सामान्य जो एसिड है उनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। चलिए अब इसको समझते हैं। इसका कारण ये है कि जब Cu पॉजिटिव है, ये डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है Cu2 पॉजिटिव प्लस में Cu में। रीज़न क्या है कि जो Cu2 पॉजिटिव बनता है, हालांकि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है IE2 फॉर Cu इज हाई, ये काफ़ी ज़्यादा है, बट इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो एक्वस मीडियम में Cu2 पॉजिटिव की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो लगभग इतनी है जितनी कि निकल की है। एंड एज ए रिजल्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी इट कंपनसेट्स इट्स हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी हमें फालतू आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही वो उसको वापस मिल रही कहाँ से, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। सो को नेट लॉस नहीं हुआ उसका, उसकी वजह ये बनती है कि हालांकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी ये Cu2 पॉजिटिव बनाता है, टेंडेंसी रखता है कि Cu2 पॉजिटिव बना सके। सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आता है
कि अगर ये पॉजिटिव है तो Zn का भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका तो बहुत आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। Zn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इसका। तो इसकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लो है, क्योंकि ये आसानी से Zn2 पॉजिटिव बनाने की चेष्टा करता है। तो ये लो होने की वजह से, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑलरेडी इसकी भी ज़्यादा है, इस वजह से वो आसानी से कंपनसेट कर लेता है आयोनाइजेशन एनर्जीज़ को, एंड दैट्स वाई इट हैज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो ये तो रीज़न हो गया हमारे इसके केस में एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पे क्यों शो करता है। अब M3 और M2 पॉजिटिव में देखें, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो देखिए थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम में आसानी से बनता है। यहाँ पर हालांकि स्कैंडियम का नहीं दिया है, स्कैंडियम की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है M3 कंडीशन में वो काफ़ी लार्ज नेगेटिव होता है, क्योंकि स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 28 है, और अगर ये Sc3 पॉजिटिव बनाता है तो ये हो जाता है 3d0 एंड 4sb0, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनता है ये। इट एक्वायर्स द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स वाई इट इज़ वेरी लार्ज नेगेटिव, जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, फिर यहाँ पर मोर नेगेटिव हो गया, फिर लार्ज पॉजिटिव आ गया, फिर लेस पॉजिटिव आ गया, फिर मोर पॉजिटिव आ गया। सो ट्रेंड जो है वो रेगुलर नहीं है यहाँ पे। इसका कारण भी यहाँ पर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी से ही रिलेटेड मिलेगा। अगर Mn का देखें तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव। दैट्स वाई इस केस में ये आसानी से Mn3 पॉजिटिव बनाने की कोशिश नहीं करता है। यहाँ पर 1.97 आ रहा है, काफ़ी हाई आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, जब +3 कंडीशन में होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि +2 इसकी जो स्टेट है, प्लस CO2 पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। सो इट हैज़ ए टेंडेंसी टू गेट चेंज इनटू CO2 पॉजिटिव रादर देन CO3 पॉजिटिव। सो ये ट्रेंड देखिए। अब हम इनको कुछ क्वेश्चंस की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई Mn3 positive and CO3 positive are strong oxidizing agent। तो इसके लिए आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के द्वारा इनका आंसर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि जो Mn3 पॉजिटिव है, Mn3 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल Mn3, Mn2 पॉजिटिव इज 1.57 and Mn2 पॉजिटिव Mn is -1.18. So Mn2 positive is comparatively more stable than Mn3 positive. That's why Mn3 positive have a tendency to gain the electron and get converted into Mn2 positive. So यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स वाई Mn3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही बात CO3 पर लागू होती है। CO3 के केस में अगर देखें तो यहाँ पर 1.97 है, ये -0.28 है। सो इट इज़ आल्सो हैविंग द सेम CO3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, it will get converted into CO2 positive because CO2 positive is more stable than CO3 positive. So that's why both of these are acting as a strong oxidizing agent in the +3 oxidation state. So this is the answer for this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाई Ti2 पॉजिटिव, V2 पॉजिटिव,
Cr2 positive are strong reducing agent। यहाँ पर देखिए कि इसका जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, और यहाँ पर क्या होगा कि जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जाएगा तो उस समय जो इसकी साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा और इसके हाइड्रेशन एंथैल्पी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज़ प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू दिस। सो दैट्स भाई इसकी टेंडेंसी क्या है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को और लॉस कर दे और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, एंड दैट्स वाई इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इन तीनों के केस में आप ये देख सकते हैं कि ये नेगेटिव में है। तो इस वजह से हालांकि +2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट है ही कॉमन, लेकिन ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी स्टेबल है, एंड दैट्स वाई दे एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकाउंट फॉर अनएक्सपेक्टेड मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकिल 2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। इसके बारे में इनका जो एक्सेप्शनली मोर नेगेटिव क्यों है, इसका और इसका, इन तीनों का, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर है। जो Mn2 पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसलिए Mn2 पॉजिटिव आसानी से बनाता है। निकल के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी Ni2 पॉजिटिव की ज़्यादा, इसलिए Ni2 पॉजिटिव आसानी से बनता है। जिंक के केस में अगर ये Zn2 पॉजिटिव बनाता है तो उस केस में 3d10 हो जाता है, और इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो काफ़ी लो है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। दैट्स वाई Zn2 पॉजिटिव इज क्वाइट स्टेबल, एंड दैट्स वाई इट इज़ एक्सेप्शनली मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है। कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, लेट अस सी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम या ट्रिबियम एंड लेंथेनम इज +3y। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम की, वो +3 है, क्यों है? जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो उस केस में इनका जो N-1 D है वो 0 हो जाएगा और NS भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके पास जो इनका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 और N-1D 1 है इन तीनों के लिए। ऐसी कंडीशन में अगर ये +3 बनाता है, यानी कि Sc3 पॉजिटिव, Y3 पॉजिटिव या La3 पॉजिटिव बनाता, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाते हैं, लूज कर देता है ये, एंड इट एक्वायर्स द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेता है, दैट्स वाई इट शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा है भाई Zn, Cd एंड Hg शोज +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी +2 क्यों होती है? तो इन सभी के केसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Zn2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव, इन सब का जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है N-1D10 एंड NS0। सो ड्यू टू द अटेनमेंट ऑफ स्टेबल
n-1d means fully filled n-1d orbitals, they have the tendency to form ion in +2 oxidation state. तो ये इसका रीजन है, यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स वाई। जो भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो अपनी हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो या तो ऑक्साइड्स के अंदर शो करते हैं या फिर फ्लोराइड के साथ शो करते हैं। ऐसा किस लिए है? इट इज़ बिकॉज द ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, so they have the capacity to bring out the highest oxidation state in the metals. मेटल जो है उनके अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको वो ला सकते हैं, ऐसी ये टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हालांकि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज एग्जिबिटेड इन देयर ऑक्साइड्स, मीन्स ऑक्साइड्स जो हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फ्लोराइड। जैसे अगर हम Mn की बात करें तो MnF5 तक तो बनता है, जबकि MnO4 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन के साथ में तो +7 है, जबकि फ्लोराइड के साथ में मैक्सिमम +5 तक होता है। सो ऑक्साइड्स के अंदर जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी रहता है फ्लोराइड में, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके अलावा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सो जो कैटायन या एनायन है वहाँ पर भी एग्जिबिट होती हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cu इज लो, IE1 ऑफ Cu ये लो है, जबकि IE2 ऑफ Cu जो है वो हाई है। Even then it forms Cu2 positive is stable in aqueous solution. Why? aqueous solution में Cu2 पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा स्टेबल है बजाय कि Cu पॉजिटिव के। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों कि Cu2 पॉजिटिव की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है of Cu2 positive is very high, which compensates हाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जो हाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये उसको आसानी से कंपनसेट कर लेती है, इस वजह से Cu2 पॉजिटिव के रूप में ये एग्जिस्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सो ये हमारी इसके बारे में बात है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड क्या है, एक थोड़ा सा ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगला पॉइंट लेंगे हम। ट्रेंड अगर देखें तो Sc जो है इसके अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यहाँ पर +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +2 +3 +4 +5 है, यहाँ पर +2 2 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +2 से लेकर के +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ पर +2 एंड +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, हालांकि इसके अलावा ये +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कोबाल्ट के केस में +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। निकिल वाला जो केस है इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी है, लेकिन +2 इज़ मोर स्टेबल। जो यहाँ पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं मैं उसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पर +2 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा ये शो करता है। क्रोमियम के केस में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो हैं ही, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर टाइटेनियम के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। यहाँ पर
+1 और +2 बनता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में +2 ज़्यादा स्टेबल है। जिंक के अंदर केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है। सो जनरल ट्रेंड क्या है, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज tendency to show high oxidation state increases up to the mid of the series, and after that it decreases, and the highest oxidation state is equal to the number of electron in the valence shell and penultimate d subshell। तो जैसे Mn है, इसमें d में 5 और Ns में 2 हैं, तो टोटल 7 हुआ, तो मैक्सिमम 7 तक शो कर सकता है। इसके बाद जो टेंडेंसी वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ये एक जनरल ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। बाकी जो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हैं।